हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है, कैसे होता है, क्यों ज़रूरी है और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, ये सब बातें आज हम जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, जेई के लिए। इसके बिना हमारे क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हो जाते हैं, उनको हम काफ़ी छोटा कर सकते हैं इसका यूज करके। कैसे, देखो। सबसे बात है, सूडो फोर्स क्या होता है। इट इज़ एन इमेजिनरी, वर्चुअल बोल दो, फिक्चियस फोर्स, मतलब नकली नहीं, झूठा फोर्स। ये नकली होता है फोर्स, झूठा फोर्स होता है, झूठ बोलने वाला फोर्स होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती है। मेरी बात समझ रहे हो। इससे क्या होगा, इससे सवाल आसान हो जाते हैं। कैसे सवाल, बड़े बड़े सवाल, बड़े बड़े सवाल आसान हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। बहुत फायदे हैं इसके। अब हम देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी। चलो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो सूडो फोर्स क्या होता है, नकली फोर्स होता है। अब हम जानते सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, कहाँ से अराइज हुआ। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। उसके लिए हमें चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पता होना चाहिए। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन लेता है। उसी को क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल भाषा में बात करें समझने के लिए, ऑब्जर्वर अगर घर पे बैठा है और घर की छत पे बैठकर रोड पे कोई स्कूटर जा रहा है उसको देख रहा है, तो जो देखने वाला ऑब्जर्वर है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और वो बैठा है रेस्ट पे। और अगर मान लो वो स्कूटर को देख रहा है तो स्कूटर की स्पीड जो होगी वही उसको दिखाई देगी। लेकिन अगर वो ऑब्जर्वर है, वो किसी कार में बैठा है और कार चल रही है और उसके आगे कोई स्कूटर जा रहा है, वो अगर वहाँ से स्कूटर को देखता है तो क्या स्कूटर की स्पीड वही दिखाई देगी जो पहले थी, नहीं, अलग। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करता है कि देखने वाला जहाँ से ऑब्जर्वेशन ली जा रही है वो रेस्ट पे है या मोशन पे है, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इसका मतलब वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब बातें मैंने आपको बताई थी पहले। तो ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और बेटा दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल क्या होता है, ऑब्जर्वर एट रेस्ट, क्लियर, और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जनरली रेस्ट पे मान के चलते हैं, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, ऑब्जर्वर मूविंग विद एक्सेलरेशन और इन एक्सेलरेटेड मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई। जैसे मैंने अभी कहा, कार के अंदर बंदा बैठा था, वो जा रहा था, वो स्कूटर देखा तो कार चल रही है, तो कार की वेलोसिटी आपको पता है लगातार चेंज होगी, और लगातार अगर वो चेंज होगी तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन में अगर ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, तो उस फ्रेम को क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा, बात समझ में आ गई। कोई भी कहीं बैठा हुआ है रेस्ट पे और किसी को देखता है तो वो इनर्शियल फ्रेम, और कोई किसी को देखता है लेकिन जो देखने वाला है उसकी खुद की एक्सेलरेशन है तो नॉन इनर्शियल, ठीक है। तो जिसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन ली जाए, स्कूटर को देखा गया एक आदमी के रेस्पेक्ट में जो रेस्ट पे था, इनर्शियल। स्कूटर को देखा गया एक कार के रेस्पेक्ट में जो किसी वेलोसिटी से
जो किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी, नॉन इनर्शियल। ठीक है, जैसे मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो बेटा ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड का मतलब अर्थ, तो अर्थ तो रोटेट करती है, और अर्थ अगर रोटेट करती है तो उसका ओमेगा होता है नॉन जीरो, वेलोसिटी होती है नॉन जीरो। इसका मतलब अर्थ क्या हो गई, नॉन इनर्शियल फ्रेम। लेकिन आप बुक्स में पढ़ेंगे तो अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम माना जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ के लिए ओमेगा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी, अब 9th में पढ़ा हुआ है, ये बहुत स्मॉल होती है, जीरो को अप्रोच करती है, और ओमेगा बहुत कम है तो वेलोसिटी भी बहुत कम है। तो अर्थ की वेलोसिटी ऑफ रोटेशन बहुत स्मॉल है, इसलिए इसको ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं, और इसकी वजह से मान लेते हैं कि अर्थ रेस्ट पे है। और अर्थ अगर रेस्ट पे है तो उसको इनर्शियल फ्रेम मान के चलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अर्थ को क्या मान के चलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बात समझ में आ गई? इनर्शियल फ्रेम क्या होती है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती है। इनर्शियल फ्रेम रेस्ट पे, नॉन इनर्शियल कुछ एक्सेलरेशन से मोशन में, या जिसकी वेलोसिटी चेंज होती हो। क्लियर? तो जिसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं, अगर वो रेस्ट पे है तो इनर्शियल फ्रेम है, और अगर वो मोशन में है वेरिएबल वेलोसिटी से तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पीछे पढ़ा था वेक्टर्स में, अब फिर समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, ओरिजिन ऑफ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का ओरिजिन कैसे हुआ? सपोज करो 9th में पढ़ा हुआ है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज करो ये मेरे पास एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है बेटा? रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। क्लियर? यहां पे दो बंदे खड़े हुए हैं, ए बी, और एक ये खड़ा है सी। क्लियर? सी खड़ा है ग्राउंड पे, ये दोनों खड़े हैं इस पे, और ये घूम रहा है। क्लियर? ओके। फोर्स सी, सुनना ध्यान से, फोर्स सी, फोर्स ऑन ए। एक्चुअली क्या हुआ, ए को बी और सी दोनों देख रहे हैं, ए को बी और सी दोनों देख रहे हैं। क्लियर मेरी बात? ठीक है। तो सी के लिए ए के ऊपर कितना है फोर्स, ये ए का खुद का वेट mg, मान लो इसका मास m1, इसका मास m मान लो, इसका ही चाहिए ना, इसका मास mg, खड़ा है तो रिएक्शन आएगी n। और अगर ये गोल घूम रहा है तो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स पता है ना, जो mv²/r होता है। ठीक है, तो वो किधर लगेगा, सेंटर की तरफ, पता है 9th में पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा तो फिलहाल देख लो। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो सेंटर की तरफ होता है। क्लियर? फ्रिक्शन के बाद हमारा यही आएगा, नेक्स्ट फ्रिक्शन, उसके बाद ये सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स। ठीक है, तो सी के लिए ए के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, 3। सी के लिए ए पर 3 फोर्स हैं। क्लियर? फॉर बी, बी की अगर बात करें तो बी के ऊपर कितने हैं भाई, देखो अगर बी ऑब्जर्वर है और वो ए को देख रहा है तो ए तो वही रहेगा, नॉर्मल फोर्स एन। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, mv²/r। ठीक है, r इसकी रेडियस। सोचो सी अगर इसको देखेगा तो ये घूम रहा है क्योंकि ग्राउंड पे है, और ये घूम रहा है तो ये दोनों ए और बी दोनों घूम रहे हैं, तो इसके ऊपर 3 फोर्स आ गए। ठीक है, अगर बी इसको देख रहा है तो बी के ए तो सामने है और हमेशा आमने सामने रहेंगे, इसका मतलब बी के लिए ए रेस्ट पे है, तो बी के लिए ए रेस्ट पर है, हाँ या ना। ठीक है, बी के लिए ए रेस्ट पे है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, बैलेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब ये इससे बैलेंस, और अगर ये फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा mv²/r तो इसका मतलब ये सेंट्रल फोर्स में, ये सेंट्रीपिटल
फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर ये फोर्स लगेगा इसका मतलब ए बी के रेस्पेक्ट में सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेकिन बी के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पे है। तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स मुझे ऐसा चाहिए, कोई ना कोई फोर्स मुझे ऐसा चाहिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर दे। तो इसको बोलते हैं सूडो फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आई? और यहाँ जो एफ सूडो होगा वो mv²/r के बराबर होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो इसके लिए ये घूम रहा था, तो नॉर्मल रिएक्शन वेट सेंट्रीपिटल, घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल। बट बी के लिए तो ए रेस्ट पे है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस करेगा, और जो बैलेंस करेगा वही क्या होता है? सूडो फोर्स। इसका मतलब फ्रेम पे डिपेंड करता है कि सूडो फोर्स कहाँ आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? फ्रेम पे डिपेंड करता है सूडो फोर्स कहाँ आया। तो सूडो फोर्स ग्राउंड फ्रेम में आया या नॉन इनर्शियल फ्रेम में आया, क्योंकि ये फ्रेम कैसी है? नॉन इनर्शियल। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। ठीक है, तो ये वाली फ्रेम कैसी है बेटा? नॉन इनर्शियल। और ये वाली फ्रेम कैसी थी? इनर्शियल। क्लियर? क्योंकि ये ग्राउंड पे था तो इनर्शियल फ्रेम है, और ये वाली देखी जाए तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्लियर? तो सूडो फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता है। क्लियर? बात समझ में आई? सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी ये हमें समझ में आई थिंक आ गया होगा। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं और कितने आसान हो जाते हैं। ठीक है, और जनरली आपको पता है यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होने वाला होता है। तो पहली बात, सूडो फोर्स ओनली अपीयर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। याद करने वाली चीज। ठीक है, न्यूटन्स सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है हमने, F/dp/dt = ma, कांट बी डायरेक्टली अप्लाई ऑन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑन रियल फोर्सेज। मतलब क्या हुआ? जो फोर्स लग रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, डायरेक्टली वहाँ पे हम सूडो फोर्स वहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है? इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम along with pseudo force नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसमें रियल फोर्सेज हैं, रियल फोर्सेज तो होंगे ही, उसके साथ सूडो फोर्स और ले लिया। न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी अप्लाइड। क्या मेरी बात समझ में आई? आपको नहीं आई? नॉन इनर्शियल फ्रेम में रियल फोर्स है, न्यूटन सेकंड लॉ नहीं लगेगा। अगर सूडो फोर्स ले लिया जाए तो लग जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब क्वेश्चन ये आया कि क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि नॉन इनर्शियल फ्रेम कब लेनी है, वो कब लेना है? ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर, ऑब्जर्वर कहाँ है। अगर ऑब्जर्वर इनर्शियल में है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉन इनर्शियल में है तो दिक्कत है। कैसे समझते हैं? क्वेश्चन लेके समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बाकी बातें आपको समझ में आ गई। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनके ऊपर कंसेप्चुअल बन जाते हैं मेडिकल में, नॉन मेडिकल में। कैसे, वो देखिए। सपोज करो एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपके पास एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में ये बॉक्स रखा हुआ है। क्लियर? लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, बॉक्स का मास है m। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? ओके। तो एक आदमी यहाँ खड़ा है A, ठीक, 4A कहाँ खड़ा है? ग्राउंड पे। नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी ब्लॉक के लिए? तो देखो, सबसे पहली बात, ये कहाँ? N, वेट कहाँ? नीचे। अब ऊपर जा रहा है तो सेकंड लॉ क्या कहता है?
न्यूटन सेकंड लॉ। ग्राउंड से देख रहे हैं तो कौन सी फ्रेम है, इनर्शियल। ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है बेटा, ऑब्जर्वर कहाँ है, ग्राउंड पे है तो इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम में सेकंड लॉ लग जाएगा आराम से। ऊपर जा रही है, ऊपर का फोर्स ज़्यादा माइनस नीचे का फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, पता है आपको। तो n क्या हो गया, mg उधर प्लस ma, तो n इक्वल टू m g प्लस ए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। फोर्स ऑन n मतलब फोर्स फॉर ए नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी। ओके, अब ए के साथ मैं अगर यहाँ पे एक बी को और खड़ा कर दूं तो बी लिफ्ट के अंदर है। फॉर बी फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक। अब बी के लिए बताओ, मेरे को बात सुनो, लिफ्ट के अंदर ब्लॉक है, लिफ्ट के अंदर ही बी है, तो बी के रेस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट पे है, हाँ या ना? ठीक है। फॉर बी ब्लॉक इज एट रेस्ट, पहली बात, क्योंकि आमने सामने है, ये जिस एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है बी, ब्लॉक भी उससे ही जा रहा है, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी दोनों की, जीरो। ओवरऑल कहने का मतलब दोनों आमने सामने है, ये कैसे भी चले ये हमेशा सामने रहेगा, इसका मतलब इसके लिए ये रेस्ट पे है। दूसरा, ऑब्जर्वर कौन है, बी, तो बी की एक्सेलरेशन है, इसका मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है। बात समझ में आ गई? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब देखने वाला, क्लियर है ना? तो अब इसके लिए क्या किया जाए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या लगता है, सूडो फोर्स। क्या लगता है बेटा, सूडो फोर्स। कैसे लगेगा, सुनना ध्यान से, अब कैसे लगेगा, ठीक है। बॉडी जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है, दूसरी बॉडी पर वही एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या होगा, सूडो फोर्स से क्या होता है, सूडो फोर्स से होता क्या है, ये बात समझ में आ गई? सूडो फोर्स से सिस्टम रेस्ट पर आ जाता है। समझने की कोशिश करो, सवाल सोल्व हो जाएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको हो क्या रहा है। एक्चुअली सूडो फोर्स पहली बात कब लगेगा, जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल में हो, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, बड़ी बॉडी जो सिस्टम है वो जिस एक्सेलेरेशन से जा रहा है उसी एक्सेलेरेशन को अपोजिट करके दूसरी बॉडी पे लगा दो, ठीक है। और इसके लिए ये रेस्ट पे है तो सिस्टम रेस्ट पे आ जाता है। सूडो फोर्स से सिस्टम रेस्ट पे आता है क्योंकि मैंने आपको कहा ये दोनों आमने सामने है और आमने सामने है तो रेस्ट पे है, तो सूडो फोर्स से सिस्टम रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? ओके, अब देखो इतनी बातें आपने कर ली, समझ में आ गई छोटी छोटी बातें। अब कैसे होगा वो देखो, ये मेरे पास ब्लॉक था एम, ये ऊपर ए से जा रहा है तो ये नीचे जाएगा, ए से मास क्या है एम, फोर्स आ गया। दूसरा, इसका वेट क्या होता है खुद का, एम जी। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, एन, और यहाँ क्या था, बी। तो बी के लिए इसके ऊपर क्या है, ये रेस्ट, तो फॉर रेस्ट नेट फोर्स जीरो। अरे बोलो, तो ऊपर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे का फोर्स। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो सूडो फोर्स का यूज करने से सिस्टम रेस्ट पे आ जाता है, और रेस्ट पे आ गया तो जो बड़ी बॉडी की एक्सेलरेशन है वो अपोजिट करके इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। गलती मत करना, बस ये चीज़ ध्यान रखना कैसे करना है। क्लियर, बात समझ में आ गई? बोलो, सूडो फोर्स कैसे यूज करना है, समझ में आ गया होगा। देखिए और देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कैसे सूडो फोर्स लगेगा, और कोई खास बात नहीं है, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है बेटा। और देखो क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक बड़ा कंटेनर है, ट्रक है, ट्रक का डिजाइन आप बना लेना, ये टायर लगे हुए हैं,
ठीक है, इधर जा रहा है ये ए एक्सेलेरेशन से। क्लियर, बोलो। ओके, इसके अंदर एक पेंडुलम बॉल लटकी हुई है। जब ये रेस्ट पे है तो बॉल सीधी है एम मास की, जब ये आगे चलता है तो आपने देखा होगा बॉल पीछे आ जाती है, आती है ना। और कितना पीछे जाएगी वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे। क्लियर, अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है रेस्ट पे, वो इसको देखता है तो ट्रक इधर जा रहा है तो ये इधर जाती हुई दिखाई देती है, हाँ या ना, ठीक है, अपोजिट। लेकिन अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ पे है, इसके लिए ये बॉल क्या है, रेस्ट पे, इसके लिए बॉल क्या है, रेस्ट पे। जो यहाँ पे ऑब्जर्वर है इसके लिए ट्रक इधर जा रहा है, मेरी बात समझ रहे हो, और बॉल इधर जा रही है अपोजिट। लेकिन इसके लिए बॉल क्या है, रेस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए क्या बनेगी, इनर्शियल फ्रेम, और इसके लिए क्या बनेगी, नॉन इनर्शियल, क्योंकि ये ट्रक के साथ जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, ट्रक के साथ जा रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर, हम इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इसके लिए ये रेस्ट पे है, मान लो थीटा एंगल पे ये इधर आ गया। क्लियर, किसी भी बॉडी का वेट mg, टेंशन क्या होती है T, यहाँ से एक लाइन डाल दी, ये भी थीटा, अरे बोलो, ठीक है। तो ये टी कोस थीटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, और ये टी साइन थीटा। अब ट्रक की एक्सेलरेशन क्या है, ए, अपने को सूडो फोर्स लगाना है। सूडो फोर्स क्या कहता है, बॉडी का मास इसकी एक्सेलरेशन अपोजिट लगा दो। आई बात समझ में, पीछे जो क्वेश्चन किया था वही बात है। ट्रक इधर जा रहा है, यही एक्सेलरेशन इसके मास से मल्टीप्लाई करके अपोजिट लगा दो, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, और बॉडी क्या आ जाएगी, रेस्ट पे। कैसे, देखो, फॉर बी बॉल इज एट रेस्ट, सो दिस इज सूडो फोर्स, टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम ए, टी कोस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी, क्योंकि नेट फोर्स क्या होना है, 0। तो ऊपर का नीचे बराबर, इधर का इधर के बराबर। बात समझ में आ गई। ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करते हैं, क्या आएगा बेटा, टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कोस थीटा। इधर क्या आ गया, एम ए बाई एम जी, एम से एम कैंसिल, टी से टी, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी, ए क्या आ गया, जी टेन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो। ए क्या आ गया आपके पास, जी टेन थीटा। अगर यहाँ पे थीटा मिल जाए तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, देन ए बताओ। तो ए क्या होगा, जी कितना होता है, 10, 10 37, 3/4, 30/4, 7.5। क्या मेरी बात समझ में आई। इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या मेरा कंसेप्ट समझ में आया, क्या हो रहा है, कैसे क्या करना है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। कुछ भी नहीं करना, सूडो फोर्स लगाओ, बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। और देखो, बहुत ही आसान सवाल लेके चल रहे हैं हम, ज़्यादा मुश्किल नहीं ले रहे हैं। सूडो फोर्स इमेजिनरी फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में आएगा, और कब लगेगा, जब ऑब्जर्वर उसी गाड़ी के ऊपर हो, ताकि वो रेस्ट पे आ जाए। क्लियर है, ओके। और देखो, सपोज करो हमारे पास इस टाइप से एक ब्लॉक है, कैपिटल एम, इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है, स्मॉल एम। इसके ऊपर हमने एफ फोर्स अप्लाई किया। फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सच दैट स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m remains at rest। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर नहीं दे रखा हमें कि वो ग्राउंड पे है या नहीं, लेकिन ये रेस्ट पे है, इसने कहा ब्लॉक रेस्ट पे है। तो ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट का मतलब ध्यान रखने वाली बात ये, मैं खुद बता रहा हूँ, इस सवाल में गिवन नहीं है, कि ब्लॉक
एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज। वेज क्या होता है ये? तो इसने कहा ब्लॉक रेस्ट पे है तो ब्लॉक वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। इसका मतलब वेज जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है उससे ये जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। तो सवाल आसान कब हो जाएगा? जब हम कहाँ बैठ के देखें? यहाँ पे ऑब्जर्वर को इसके ऊपर बैठा दो और ऑब्जर्वर अगर यहाँ से देखेगा तो ये रेस्ट पे दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। इससे क्या होगा? सवाल आसान हो जाता है। पर जहाँ बॉडी मूव कर रही है बॉडी के ऊपर बैठ जाओ, बॉडी के ऊपर बैठ जाओगे तो वो रेस्ट पे आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, ओके। देखो भाई, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो किसी भी बॉडी का वेट कहाँ लाई करता है? डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होती है? इधर। ये एंगल कितना मान लें? थीटा। सुनना ध्यान से, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। कैसे? देखो, यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है तो ये एंगल कितना? थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पे ये ऐसे, ये ऐसे, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये। कोई दो लाइनों में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर में वही होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये n है तो n कोस थीटा और ये आएगा n साइन थीटा। क्लियर? नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व कर दिया। अब बात आती है सूडो फोर्स। अगर F फोर्स अप्लाई करने से ये सिस्टम A एक्सेलरेशन से इधर जाता है, मान लो A से इधर जाता है, तो इस ब्लॉक के ऊपर इसकी अपोजिट एक्सेलरेशन लगेगी क्या? ma। सूडो फोर्स लगाना आता है ना? बड़ी वाली बॉडी जिस एक्सेलरेशन से जाएगी वही एक्सेलरेशन छोटी पे लगा दो, अपोजिट, इनटू मास ऑफ बॉडी। सूडो फोर्स लगाने का तरीका है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये रेस्ट पे है, गिवन था, तो फॉर रेस्ट के लिए क्या होगा? n कोस थीटा इक्वल टू mg और बेटा n साइन थीटा ma ऑन डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसिल, साइन बाई कोस टेन थीटा, m से m कैंसिल, a बाई जी। तो a इक्वल टू क्या आ गया? जी टेन थीटा। वही पहले वाली बात। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब a आ गया जी टेन थीटा। अपने से क्या पूछा गया है? फोर्स। अपने से पूछा गया भाई फोर्स बताओ, तो फोर्स कैसे आएगा? F इसको धक्का मार रहा है, इसके ऊपर एक और है, तो टोटल मास क्या हो गया? ये। और एक्सेलरेशन क्या है? a। एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने, m प्लस m, a क्या है? जी टेन थीटा। थीटा पता लग जाए, मास पता लग जाए, आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको याद कर लो। समझ गए? ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ब्लॉक का तो इसको याद कर लो, रट्टा मार लो। a इक्वल टू जी टेन थीटा होता है। ठीक है। और देखिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है भाई? देखो, सपोज करो हमें किसी ने दे दिया ये 37 एंगल है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का। क्लियर? यहाँ ये वेज है 20 kg का। यहाँ से इस टाइप से एक पुल्ली लगा दी और एक ब्लॉक लगा दिया m। ठीक है? फाइंड कैपिटल M सच दैट block of 2 kg remains stationary on wedge। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर ये ब्लॉक इसके ऊपर रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन क्या आई थी? याद है? हमने पढ़ा था अभी। ठीक है। मान लो इसमें वेट क्या है? mg। टेंशन क्या आएगी? t। एक्सेलरेशन क्या मान लें? a। मान सकते हैं? मान लो सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या है? a। ठीक है। अब ये अगर यहाँ पे रेस्ट पे है तो a की वैल्यू क्या होगी? जी टेन थीटा। थीटा में दे रखा है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। और टेंशन यहाँ पे किसका काम करेगी? जो यहाँ पे बाहर फोर्स कर रहा था।
लास्ट क्वेश्चन में जो फोर्स काम कर रहा था वही काम ये टेंशन कर रही है। टेंशन कम से कम कितनी हो, किससे ये खींचे कि ये इसके ऊपर रुक जाए। मेरी बात समझ रहे हो ना। जैसे ये चीज़ है, इसको मैंने हाथ में रखा तो ये गिर जाती है ना, लेकिन कितनी एक्सेलेरेशन से मैं इसको ले जाऊं। देखो ऐसे किया गिर गई, लेकिन मैं इसको ऐसे ले जा रहा हूँ नहीं गिर रही। तो कितनी एक्सेलेरेशन हो इसकी कि ये रेस्ट पे आ जाए। तो एक्सेलेरेशन निकालनी है, रेस्ट पे हो जाएगा। एक्सेलेरेशन मुझे पता है कितनी होती है, क्लियर। तो इक्वेशन बनाते हैं। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस टी इक्वल टू ma 1। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये इधर खींच रहा है इसको, एक्सेलेरेशन a है। तो नेट फोर्स, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा T इक्वल टू टोटल मास 20। एक काम करो इसको 5 कर लो, आसान हो जाएगा। 20 + 5 इंटू ए। अरे हाँ या ना, ठीक है ना, कोई फ्रिक्शन नहीं है किसी टाइप की। तो 20 + 5 टोटल मास इंटू में एक्सेलरेशन, सीधा जाएगा ये, और ये रेस्ट पे है। तो टी क्या हो गया 25 ए, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। 1 + 2 कर दो, 1 + 2 करते हैं। देखो टी पॉजिटिव टी नेगेटिव कैंसिल, mg इक्वल टू 25a + ma। बोलो भाई, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए, ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाती है। इसके बाद क्या करें, m निकालना है अपने को, mg 25 + m, a की वैल्यू क्या है g tan थीटा, थीटा कितना है 37। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे हो गया mg, g से g कैंसिल, तो क्या आ गया मेरे पास m 25 + m, tan 37 होता है 3/4, इसको इधर ले आओ 4m, 25 75 + 3m, 3m इधर आओ 4m - 3m m, m कितना आ गया 75 kg। ये जस्ट हमने ऐसे ही क्वेश्चन बना दिया। तो m की वैल्यू कितनी हो कि ये इसके ऊपर रेस्ट हो, एक्सेलरेशन होनी चाहिए, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अगर आपको टेंशन भी निकालनी हो, भाई टेंशन कितनी हो तो निकाल लो। t इक्वल टू 25, a क्या था g tan थीटा, tan 37 3/4, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा 250 750/4, और टेंशन अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 1 = 4, 3 4 8 = 32, 30 4 7 = 187.5 न्यूटन, ये टेंशन आ जाएगी। तो बेटा अगर मुझे शॉर्टकट ट्रिक याद है, भाई वेज के ऊपर ब्लॉक है वो रेस्ट पे, तो a = g tan थीटा लगाएगा। तो इक्वेशन बनाओ, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इक्वेशन लगानी आपको आती थी, सूडो फोर्स वाला लफड़ा था, और सूडो फोर्स हम यहाँ पहले लगा चुके, अभी लगाना हमें नहीं पड़ा, जस्ट सॉल्व किया। फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। और देखो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, देखो सपोज करो हमारे पास एक पुल्ली है, यहाँ से ब्लॉक लगा दिया 2 किलो का, यहाँ ब्लॉक लगा दिया 4 किलो का, क्लियर। अगर ये रेस्ट पे है, फिक्स है, तो एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं हम, पीछे सीखा हुआ है, ठीक है। अगर आपसे कोई कह दे कि ये सिस्टम ऊपर जा रहा है 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर से, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो फाइंड टेंशन T मान लें, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर ये ऊपर जा रहा है और देखने वाला ग्राउंड पे है, तो सवाल उसको टिपिकल लगेगा, यार क्या कर दिया, ये भी ऊपर ये ऊपर नीचे, कंफ्यूज हो जाएगा। सूडो फोर्स वही तो आसान करता है। सूडो फोर्स ये कहता है कि एक ऑब्जर्वर को इसके ऊपर बैठा दो, ऑब्जर्वर बैठ गया। अब ऑब्जर्वर अगर यहाँ बैठ गया तो पुल्ली जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है ये भी उसी से जा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे आ गया। अब इसको सिर्फ क्या चलता हुआ दिखाई देगा, ये दोनों, तो वही रेस्ट पे फ्रेम आ गई। अरे बोलो,
पुल्ली इज एट रेस्ट फॉर ऑब्जर्वर ऑन पुल्ली। पुल्ली पर ऑब्जर्वर है तो उसके लिए पुल्ली रेस्ट पे हो गई। तो उसको, किसको, ऑब्जर्वर को सिर्फ ब्लॉक्स मूव करते हुए दिखेंगे। सवाल आसान, हाँ या ना, बोलो। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई तो क्या करते हैं, देखो रेस्ट पे लाने के लिए क्या करना है, ये इसकी एक्सेलेरेशन है, तो ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है। सुनना ध्यान से, इसका खुद का वेट कितना हो गया 20 mg, इसका खुद का कितना हो गया 40 tt, ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं। इसकी एक्सेलेरेशन a। अब ये बताओ सूडो फोर्स क्या था, इसकी एक्सेलेरेशन a, वो एक्सेलेरेशन इस पे लगा दें। हाँ या ना, सोच के देखो। मास इसका, एक्सेलेरेशन इसकी अपोजिट करके लगा दो। बताया था ना सूडो फोर्स के लिए, तो क्या है ये सूडो फोर्स। इसी टाइप से इस पे लगा दो, मास कितना है इनटू एक्सेलेरेशन 2, ये भी क्या है सूडो फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आई? अब वही पहले वाला सवाल बन गया, सोल्व कर लो। कैसे, देखो इक्वेशंस बनाएं, नीचे जा रहा है तो 40 + 4, नीचे जा रहा है, नीचे का जाता -t इक्वल टू मास, मास कितना था भाई 4 kg, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है, इक्वेशन बन गई एक। तो 44 - t इक्वल टू 4a। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो t - 20 + 2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या बन जाएगा, t - 22 इक्वल टू 2a। क्या दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व नहीं कर सकते? बन गई इक्वेशन 1 + 2। ठीक, अब दोनों को ऐड करेंगे तो t माइनस का t प्लस का कैंसिल, 44 - 22 4a + 2a, तो ये आ गया 22 इक्वल टू 6a, a आ गया 11/3, 2 से कैंसिल कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? एक्सेलेरेशन आ गई ब्लॉक की। ठीक है, अब ये जो एक्सेलेरेशन आई वो किसके रेस्पेक्ट में है? दिस इज एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली। ध्यान रखना, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली। क्लियर, बात समझ में आ गई? और अगर आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो क्या करें, देखो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली पता है ना, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ पुल्ली। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी है, सॉल्व कर लो, किसी भी एक को पकड़ लो। ये ऊपर जा रहा था तो इसको ले लो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली, ये आ गई एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक। एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक का मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालना है, और एक्सेलेरेशन ऑफ पुल्ली गिवन है 1। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, चलो करते हैं। एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली 11/3, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक निकालनी है -AP। अब ये ऊपर था और ये भी ऊपर ही जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो क्या लिख दें 1, तो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक क्या आ जाएगी 11/3 + 1, तो AB कितना आ गया 14/3 मीटर/सेकंड²। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे दिखाई देगा। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें कैसे दिखाई देगा ब्लॉक। क्लियर, ओके। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक हमने निकाल लिया, इस टाइप से निकाल सकते हैं हम लोग। और देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक की एक्सेलेरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अप्लाई करो आंसर आएगा, लेकिन सूडो फोर्स से आसान हो जाता है। और देखिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो सपोज करो इस टाइप से मेरे पास एक ट्रॉली टाइप से, इसके ऊपर हमने ना 2 ब्लॉक रख दिए, इसका मास m, इसका m' और ये m। क्लियर,
इस पे फोर्स F, फाइंड force F such that blocks M and M dash are at rest। अब ये रेस्ट पे सपोज करो ये चल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है, A, एक्सेलरेशन A है। एक्सेलरेशन अगर A है तो इस M की बात करें, यहाँ टेंशन T तो यहाँ भी टेंशन T, क्या टेंशन T लगेगी। अगर सूडो फोर्स की बात करें तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है इसकी A, अपोजिट लगानी है, मास इसका M हो गया। वेट क्या होगा mg और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी n, तो ये तो बैलेंस रहेगा ही। और सूडो फोर्स लगा दिया, लिख देता हूँ मैं सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स लगा दिया तो ये रेस्ट पे गिवन है, तो क्या T इक्वल टू ma आ गया, हाँ या ना, T इक्वल टू ma आ गया मेरे पास। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी m डैश की। m डैश की बात करें तो ये बेटा क्या मान लिया T, क्लियर, बोलो इसका वेट क्या हो जाएगा m डैश जी, क्लियर है, इसका वेट क्या होगा m डैश जी। दूसरी बात, इस ब्लॉक ने इसको टच किया हुआ है तो ये ब्लॉक इसके ऊपर रिएक्शन डालेगा तो इसके ऊपर भी आएगी, हाँ या ना। अरे भाई ये पेन जब इस पे टकराएगा, इस पे दबाया तो इसने इसके ऊपर लगाया तो ये इसके ऊपर लगाएगा, तो ये बड़े वाला जो ब्लॉक है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है। तो ये इससे बैलेंस, n इसी एक्सेलरेशन से जाएगा तो n क्या हो गया m डैश है, हाँ या ना, ठीक है। और t डैश क्या होगा, t क्या होगा m डैश जी, भाई ये भी रेस्ट पे ये भी रेस्ट पे, तो t इक्वल टू m डैश जी, बैलेंस, क्लियर। n इक्वल टू m डैश है, t इक्वल टू m डैश जी, बात समझ में आ गई। फर्स्ट और थर्ड कंपेयर करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड से क्या देखते हैं हम लोग, देखो t इक्वल टू m a और t इक्वल टू m डैश जी, m a m डैश g, तो a क्या आ गया m डैश g डिवाइड बाई m। क्या मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई, क्या मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाती है तो टोटल फोर्स निकालना हो तो क्या करें, देखो F क्या होगा m प्लस m डैश इंटू में a, F इक्वल टू m प्लस m डैश, a की वैल्यू क्या है m डैश g बाई m। तो क्या ये मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। क्या मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। अगर इस को एक्सेलरेशन को यहाँ पुट कर दूंगा तो n आ जाएगा मेरे पास। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे n बताओ तो n निकाल लो, अगर t पूछे तो t तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से t इक्वल टू m में a पुट कर दो ये भी आ जाएगा। तो फिलहाल आपसे फोर्स पूछा गया निकालो, अदरवाइज n निकालना और t निकालना वो भी निकाल सकते हैं। बेसिक सी बात क्या है, सूडो फोर्स लगाना आना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा सूडो फोर्स कैसे लगाते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था हमने। तो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।